करेंगे चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है बिजनेस सर्विसेज। तो सबसे पहले पता होना चाहिए हमें कि बिजनेस सर्विसेज जो है वो होता क्या है। Business services are those services which are used by the business enterprises to carry on business activities more smoothly। बिजनेस सर्विसेज आपका सिंपली वो सर्विस है जो कि बिजनेस इंटरप्राइज क्या यूज़ करता है कि उनका जो बिज़नेस के सारे काम है वो बहुत ही स्मूथली तरीके से चलता रहे। क्योंकि कोई भी बिज़नेस हो उसको बैंकिंग की ज़रूरत होती है, इंश्योरेंस की ज़रूरत होती है, ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है, वेयर हाउसिंग एंड कम्युनिकेशन। तो बिज़नेस सर्विसेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिज़नेस एंटरप्राइजेस के लिए। अब बात करते हैं कि बिज़नेस जो सर्विसेज होती हैं वो मेनली कितने टाइप्स की होती हैं। तो आपके 3 टाइप्स के होते हैं बिज़नेस सर्विसेज। उसमें आपका हो गया सोशल सर्विसेज। सोशल सर्विसेज क्या होता है, ये कोई भी अपनी इच्छा से एक गोल डिसाइड करके उसे अचीव करने की कोशिश की जाती है। लाइक जैसे हेल्थ केयर है, एजुकेशन सर्विसेज जो एनजीओज प्रोवाइड करती है वो सोशल सर्विसेज, उसके लिए वो चार्ज नहीं करते बल्कि उन्हें गवर्नमेंट मोटिवेट करती है और अपनी तरफ से उन्हें फ़ंड भी प्रोवाइड करती है। बाकी वो पर्टिकुलर जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिसको उससे कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं। नेक्स्ट है आपका पर्सनल सर्विसेज। पर्सनल सर्विसेज वो होता है जैसे सर्विसेज विच आर एक्सपीरियंस बाय डिफरेंट कस्टमर, कि अलग अलग कस्टमर को अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड होती है। तो उस तरीके से जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो टूरिज्म, तो हर इनकम लेवल के लिए थोड़ा सा, जब बहुत ही हाई लेवल के में जाओगे ना तो हर चीज़ की रेंज होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग उनको जो है सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। आप जितना ज़्यादा पेमेंट करोगे आपको उतनी ही अच्छी सर्विसेज वहाँ पे मिलेंगी। थर्ड क्या है आपका बिजनेस सर्विसेज। तो बिजनेस सर्विस क्या है, ऐसा सर्विस जो कि बिजनेस इंटरप्राइज को सारा वही बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड ऑल ये सारा आपका हो गया। अब मेनली जो इस चैप्टर में आप पढ़ोगे बैंक और इंश्योरेंस से रिलेटेड, क्योंकि बैंक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि आप अकाउंटेंसी भी पढ़ रहे होगे, ऑफकोर्स कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा कि कितनी ज़्यादा जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो बैंक के थ्रू होते हैं। तो इसलिए बैंकिंग को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इंश्योरेंस भी है इस चैप्टर में। तो आज तो हम बैंक वाला ही कर पाएंगे क्योंकि बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है इसका, और आपके एग्जाम में भी इसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे। अब तक तो हमने जो भी पढ़ा वो सिर्फ कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा चैप्टर के रिव्यू के लिए जो भी था। तो बैंक क्या है, बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो क्या करता है, मनी में डील करता है, मनी एंड क्रेडिट। इट कलेक्ट डिपॉजिट, वो पब्लिक से डिपॉजिट लेता है और पब्लिक को ही, दूसरी पब्लिक को क्रेडिट सप्लाई करता है। और उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि वो एक्सचेंज की फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करता है। तो ये जितने भी बैंक होते हैं तो मोस्टली आपके कमर्शियल बैंक है, ठीक है ना। आपका सेंट्रल बैंक तो आपका हमारी कंट्री का आरबीआई हो गया, वो तो कस्टमर से डायरेक्ट कांटेक्ट करता नहीं। सारे के सारे जो कमर्शियल बैंक है, पब्लिक बैंक भी है उसमें से, प्राइवेट बैंक भी है, लेकिन वो सारे के सारे कैसे होते हैं, कमर्शियल बैंक। तो हर बैंक क्या करता है, कुछ फंक्शंस जो है वहाँ पे परफॉर्म करता है। तो कुछ प्राइमरी फंक्शंस होते हैं, कुछ सेकेंडरी फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहला जो प्राइमरी फंक्शन है दैट इज़ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। मेन काम क्या है कि जितने भी कमर्शियल बैंक है उनका मेन फंक्शन होता है कि जितने भी हम डिपॉजिट्स जमा करना चाहते हैं वो उसे एक्सेप्ट करता है। उसके बाद बैंक ऑफर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। इसके अलावा बैंक के पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप के अकाउंट्स की फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड करता है। जो भी रिक्वायरमेंट है, नीड है, अलग अलग कस्टमर की अलग अलग ज़रूरत हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना बैंक अकाउंट खुलवाते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहला तो आपका होता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, इसको जानना ज़रूरी है हमारे लिए। तो देखिए, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में मनी इज़ डिपॉजिटेड इन द अकाउंट फॉर अ फिक्स पीरियड। एक फिक्स टाइम के लिए हम क्या करते हैं, मनी को जमा सबमिट कर देते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं। और उस पर क्या होता है, जब भी उस जो भी पर्टिकुलर, मान लो हमने 2 ईयर 3 ईयर जितना कभी कहेंगे, तो उसके बाद जैसे ही वो एक्सपायरी पीरियड पे आएगा तो पर्सन जो है उस मनी को क्लेम कर सकता है। यूजुअली क्या होता है कि आप नॉर्मली सेविंग बैंक में जमा करोगे तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट काफ़ी लो होता है, लेकिन जैसे आप फिक्स पे कर दो ना तो इंटरेस्ट रेट मैक्सिमम मिलता है इस केस में। तो इस वजह से यहाँ पर जो जितना ज़्यादा आपका पीरियड ऑफ डिपॉजिट ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं करंट डिपॉजिट अकाउंट। एक आपका होता है करंट डिपॉजिट अकाउंट। तो करंट डिपॉजिट अकाउंट जो है वो मोस्टली बिजनेसमैन ओपन करवाते हैं। द अकाउंट होल्डर कैन डिपॉजिट एंड विदड्रॉ मनी। इसमें जो अकाउंट होल्डर है ना, एक दिन में कितनी भी बार डिपॉजिट कर सकता है, कितनी ही बार विड्रॉ कर सकता है। लेकिन जो बात करें सेविंग बैंक अकाउंट में, एक लिमिट होती है कि आप 2 से 3 बार से ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर पाओगे, एक लिमिट होती है। और बल्कि इवन तो अभी भी कई सारे ऐसे बैंक हैं जो कि चार्ज करने लग गए हैं। तो इसमें जब भी आपको ज़रूरत हो दिन में 1000 बार तो 1000 बार करो। एज द डिपॉजिट इज़ रिपेबल ऑन डिमांड, इट इज़ नोन एज द डिमांड डिपॉजिट भी कह सकते हैं। विड्रॉल जो है हमेशा इस केस में करंट अकाउंट में चेक से ही किया जाता है, कोई इंटरेस्ट इन्हें नहीं मिलता है, इस बात का ध्यान रखना है। और इवन जो बैंक फैसिलिटीज़ उन्हें देती है उसके लिए वो चार्ज भी उस पर पेमेंट लेती है। तो इनका इस तरीके का, और ये अकाउंट बिजनेसमैन जो होते हैं वही परफॉर्म कराते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आपका सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। सेविंग डिपॉजिट अकाउंट किस टाइप का होता है? तो एम ऑफ सेविंग अकाउंट इज़ टू मोबिलाइज, मतलब पब्लिक को ना थोड़ा सा मोटिवेट करना कि हाँ आप अपने जो मनी है ना उसको सेव कीजिए। तो उसके लिए हम सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं जिसमें हम स्मॉल सम ऑफ मनी भी जमा कर सकते हैं, कभी भी जो है हम विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद जब हमारे पास ज़्यादा पैसे आ जाए तो हम एडिशनल डिपॉजिट भी करवा सकते हैं। अकाउंट होल्डर को यहाँ पर जो इंटरेस्ट मिलता है ऑफकोर्स लो मिलता है। अगर बात करें कंपैरिजन में फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो 9 to 10% तो मिल ही जाता है, जबकि आपका सेविंग डिपॉजिट में हमें ओनली 3 to 4% ही इंटरेस्ट मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका थर्ड रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है? इनका ये है कि लोगों से इस तरीके से इनकरेज करना कि आप रेगुलर सेविंग करो। तो इसमें क्या करते हैं, डिपॉजिटर जो है एक फिक्स अमाउंट डिपॉजिट करता है पर्टिकुलर कि हाँ जी हम 1 मंथ में 100 रुपये सबमिट करेंगे, डिपॉजिट करेंगे, या फिर सब अपनी औकात के हिसाब से सेट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। द अमाउंट टुगेदर विद इंटरेस्ट इज़ रीपेड ऑन मैच्योरिटी। और उसके बाद अमाउंट जो पूरा इंटरेस्ट के साथ जो भी उसका मैच्योरिटी पीरियड होगा उसके अकॉर्डिंग से दे दिया जाता है। इंटरेस्ट रेट ऑन दिस अकाउंट इज़ हायर, सेविंग अकाउंट से तो ज़्यादा होता है, लेकिन जो आपका फिक्स्ड है फिक्स्ड वाले से कम होता है। फोर्थ आपका है मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट इज अ टाइप ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट इन विच डिपॉजिट इन एक्सेस ऑफ अ पर्टिकुलर लिमिट गेट ऑटोमेटिकली ट्रांसफर इनटू फिक्स्ड डिपॉजिट। ये कुछ इस टाइप का अकाउंट होता है कि अगर सेविंग अकाउंट में एक पर्टिकुलर लिमिट होती है कि इस लिमिट से अगर ज़्यादा आपके पास पैसे आ गए, इससे ज़्यादा आपके अकाउंट में पैसे आप जब डिपॉजिट कर देते हो तो वो अपने आप किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिक्स डिपॉजिट में। और जब फिक्स डिपॉजिट में कन्वर्ट हो जाएगा तो ऑफकोर्स आपको जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा मिलने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद दूसरी बात करते हैं कि कौन और जो बैंक है वो तो प्राइमरी फंक्शन, तो उसके अलावा बैंक और भी बहुत सारी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करती है, जिसमें फर्स्ट है आपका टर्म्स लोन। टर्म लोन प्रोवाइड करती है। दीज लोन्स आर प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स टू देयर कस्टमर फॉर अ फिक्स पीरियड टू परचेज मशीनरी, ट्रक, स्कूटर, हाउस। तो ये लोन क्या करती है, बैंक मोस्टली अपने कस्टमर को प्रोवाइड करती है कि आप सपोज़ करो आपको घर खरीदना है, मशीनरी, ट्रक, मतलब कुछ भी ऐसा बड़ा सा कुछ खरीदना है, तो उसके लिए बैंक आपको टर्म लोन देती है, जिसके लिए आपको लोन को रीपे करना होता है, या तो आप मंथली करो, क्वार्टरली करो, हाफ ईयरली, या फिर एनुअल इंस्टॉलमेंट, जिसके अकॉर्डिंग भी आप सेटल होगे उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करना होगा। नेक्स्ट है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट। ये भी बैंक फैसिलिटी देता है। द कस्टमर हु मेंटेन अ करंट अकाउंट। बैंक में जिसका भी करंट अकाउंट होता है तो वो बैंक से परमिशन ले सकता है कि वो जितना उसके अकाउंट में डिपॉजिट है उससे भी ज़्यादा वो विड्रॉ कर सकता है। एक्स्ट्रा अमाउंट जो वो विड्रॉ करता है अपने डिपॉजिट्स के अलावा, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ओवरड्राफ्ट कहते हैं। और ये फैसिलिटी बहुत ही ट्रस्ट वर्दी कस्टमर को दिया जाता है, जिनकी रेपुटेशन अच्छी बनी होती है बैंक के साथ, तो उन्हीं को दिया जाता है। और ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी ज़्यादा लंबे पीरियड तक आप नहीं रख सकते हो, आपको बहुत जल्द जमा करवाना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है डिसकंटिन्यूइंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज जो आपका अकाउंटेंसी में पढ़ते होगे कि जैसे लाइक पर्टिकुलर हमने कहीं से उधार सामान खरीदा है, लेकिन अभी क्या है हमारे पास पैसे नहीं है, मतलब कि जो भी है सामने वाली पार्टी के पास पैसे नहीं होंगे, तो उसको क्या करता है, बिल ऑफ एक्सचेंज दे देता है 3 मंथ्स का, 6 मंथ का, इस तरीके से। तो उसमें क्या होता है कि और लेकिन हमें क्या, मतलब दूसरी पार्टी को ज़रूरत है अभी, तो उसके लिए बैंक भी इस चीज़ की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, बैंक अपने कस्टमर को मनी दे देता है और सिक्योरिटी में क्या रख लेता है, बिल ऑफ एक्सचेंज बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द बिल इन केस ऑफ कस्टमर नीड। जब कस्टमर की ज़रूरत होती है तो उस चीज़ को बदले वो पैसे प्रोवाइड कर देता है, और इसके लिए बैंक ऑफ कोर्स चार्ज काटता है विद डिस्काउंट फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ द बिल। नेक्स्ट है आपका बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट क्या है, इट इज़ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विद द हेल्प ऑफ विच मनी कैन बी रेमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक आपका क्या है, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी वजह से जो पैसे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाते हैं। कोई भी जो एनीवन कैन ऑब्टेन अ बैंक ड्राफ्ट आफ्टर डिपॉजिटिंग द अमाउंट इन द बैंक। तो जैसे आप पर्टिकुलर अमाउंट अगर जमा करते हो बैंक में, तो आप उसके बाद उसका बैंक ड्राफ्ट ले सकते हो। द बैंक इशूज अ ड्राफ्ट फॉर द अमाउंट इन इट्स ओन ब्रांच एट अदर प्लेसेस और अदर बैंक्स। तो उसके लिए वो क्या करती है, अपने ब्रांच के या फिर अपने बैंक के या फिर अदर बैंक के साथ भी वो क्या कर लेते हैं, अमाउंट को ट्रांसफ़र करवा देते हैं। पे कैन प्रेजेंट द, अब जहाँ पर आप जैसे यहाँ पर ड्राफ्ट आपने बनवा लिया और उसको आप किसी को पेमेंट करना है, आपने उसे ड्राफ्ट दे दिया, तो उसको जहाँ पर भी उसको कन्वीनियंस होगा वहाँ पर वो अपने आसपास के बैंक में जाएगा और वहाँ से वो पैसे को कलेक्ट कर सकता है। और बैंक ऑफ कोर्स इसके लिए भी कुछ कमीशन जो है वो चार्ज करती है। उसके बाद नेक्स्ट है बैंकर्स चेक और या फिर पे ऑर्डर। इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक ए बैंक ड्राफ्ट, या भी लगभग आपका बैंक ड्राफ्ट की तरह ही होता है। इट रेफर्स टू दैट बैंक ड्राफ्ट विच इज़ पेबल विद इन टाउन।
लेकिन अगर बात करें बैंक जो ड्राफ्ट होता है उसे हम विद इन किसी एक टाउन के अंदर ही उसकी सारी पेमेंट हो सकती है, जबकि जो आपका चेक है वो आउट स्टेशन ट्रांजेक्शन्स भी कर सकता है। और उसके बाद हम चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विस, ई बैंकिंग सर्विस। ई बैंकिंग तो आपने सुना होगा। तो हम क्या करते हैं, यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट इन द फंक्शनिंग ऑफ बैंक। बैंक को किस तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर की हेल्प से, इंटरनेट की हेल्प से। तो वहाँ पर जो इस टाइप की बैंकिंग सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ई बैंकिंग। चीफ इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज जो हैं ये आपके कुछ वो है कि वो जो ई बैंकिंग के थ्रू हमें कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो मिलती है। तो फर्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। Under it, a bank transfer wages and salary directly from this company's bank account to employees account। तो इसमें क्या होता है, एक बैंक डायरेक्टली क्या करता है, कंपनी के बैंक अकाउंट से जो भी उनके यहाँ वर्कर्स काम करते हैं उनके डायरेक्टली पेमेंट चली जाती है। इसके अलावा दूसरी एग्जांपल आपके पास ये भी, जो हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वाटर बिल हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम एंड ऑल, तो वो सारा का सारा भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र ही होते हैं। सेकेंड है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, दैट इज़ एटीएम। एटीएम आपका एक ऑटोमेटिक मशीन होता है जिसकी वजह से हम जो मनी को विड्रॉ कर सकते हैं और इवन हम डिपॉजिट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है एटीएम दो तरीके के आ गए हैं, जो एक तो जमा करने वाला, एक निकालने वाला। तो उस तरीके से जो भी पर्सनल हमारी पिन, स्पेशल पिन दिया जाता है जिसको ऑफकोर्स किसी के साथ शेयर नहीं करना होता, तो उसको डालकर हम पैसे जमा भी कर सकते हैं, निकाल भी कर सकते हैं। तो ये मशीन क्या करती है, ऑपरेट करती है 24 आवर्स, कहीं पर भी जो भी बैंक है तो आप वहाँ पे उसे यूज़ कर सकते हो बैंक के एटीएम की हेल्प से। नेक्स्ट है आपका डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड इशू किया जाता है कस्टमर को, जो भी वो मनी और उसका जो बैंक में डिपॉजिट है तो उतने तक वो डेबिट कार्ड को यूज़ कर सकता है, उतने तक की वो जो पेमेंट है वो कर सकता है। अगर कोई भी वो सामान खरीदता है, सर्विसेज लेता है, तो उसके लिए वो डायरेक्टली डेबिट कार्ड से जो है पेमेंट हो सकता है। अब फोर्थ आपका क्या है, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड उन्हीं कस्टमर्स को मिलता है जिनका बैंक के साथ अच्छा रेपुटेशन होता है, मतलब उनकी अच्छी खासी, मतलब जो भी उन्होंने अकाउंट मेंटेन किया है तो अच्छी तरीके से, काफ़ी मतलब कभी भी कुछ कांड नहीं किया, मतलब एड ऑल कि हाँ जी कभी लेके भाग गए और ओवरड्राफ्ट ना हो, तो उनको ही क्रेडिट कार्ड मिलता है और जान पहचान वालों को तो दे ही देते हैं। दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। और इसमें एक्चुअली दिक्कत ये है ना, क्योंकि इसमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ मिलती है क्रेडिट कार्ड में। विद इस कार्ड की हेल्प से ना आप जो पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज उससे ज़्यादा भी खरीद सकते हो, जितना आपके बैंक अकाउंट पे उतना ना है फिर भी आप उसे खरीद सकते हो। तो जो भी आपका एक्स्ट्रा होगा वो किस में चला जाएगा, ओवरड्राफ्ट में चला जाएगा, और बाद में आप उसको उस मनी को जमा करवा दो, फिर आपका नॉर्मल हो जाएगा अकाउंट। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ है टेली बैंकिंग। इस फैसिलिटी में कस्टमर क्या करता है, कस्टमर कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द अकाउंट, हमारे अकाउंट के बैलेंस के बारे में इन्फॉर्मेशन, जो भी लेटेस्ट ट्रांजेक्शन क्या हुआ क्या नहीं। तो आपके पास ये सारी जो फैसिलिटी है, जिसके हमारे पास मैसेजेस वगैरह आते हैं कि हाँ आपके अकाउंट से इतने डेबिट हो गए, क्रेडिट हो गए, तो ये सारा का सारा किसके अंदर आता है, टेली बैंकिंग। सिक्स्थ है आपका कोर बैंकिंग सिस्टम। इस सिस्टम में क्या करता है, कस्टमर बाय ओपनिंग अ बैंक अकाउंट इन वन ब्रांच, एक ब्रांच में खोलकर वो सेम अकाउंट को किसी भी ब्रांच में उसे ऑपरेट कर सकता है अक्रॉस दी कंट्री। तो वहाँ पर जो ये फैसिलिटी होती है उसको हम कहते हैं कोर बैंकिंग सिस्टम। नेक्स्ट है सेवेंथ, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र मीन्स NEFT refers to a nationwide system that facilitate electronically transfer funds from any branch to any individual, firm or company having an account of with any other bank branch in the country। नेफ्ट आपका क्या होता है, एक नेशन वाइड पूरे नेशन में काम करता है। और ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिकली जो है फ़ंड को ट्रांसफ़र करता है, और एक ब्रांच से किसी भी इंडिविजुअल को हो गया, किसी फर्म को हो गया, कंपनी को हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है। अब इसमें क्या है कि नेफ्ट जो है ना सेटल करता है ट्रांजेक्शन के बैचेस में। इसमें पर्टिकुलर टाइम सेट होता है कि हाँ इतने बजे करेंगे, उसके बाद इतने बजे, मतलब पूरे दिन में ना 3-4 बैचेस होते हैं कि इसी टाइम पे आपका जो है जो फंड है वो ट्रांसफ़र हो सकता है। तो नेफ्ट और आरटीजीएस में फ़र्क यही है कि आपका इसमें तो एक पर्टिकुलर बैच सेट है, जबकि इसमें क्या होता है क्विकली आपका हो जाता है। ये आपका आरटीजीएस दैट इज़ रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट रेफर्स टू अ फंड ट्रांसफ़र where funds take place from one bank to another on a real time or gross basis। settlement of real time means transactions are settled as soon as they are processed। जिस तरह की जब भी प्रोसेस करोगे तभी वहाँ पे क्या होता है, पेमेंट चला जाता है विदाउट एनी वेटिंग पीरियड। दिस इज़ द फास्टेस्ट और सबसे फास्टेस्ट पॉसिबल मनी ट्रांसफ़र जो होता है वो आपका बैंकिंग चैनल का, वो आपका आरटीजीएस ही होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। बात करें बेसिक डिफरेंस आरटीजीएस और नेफ्ट के बीच में, वही है कि आपका आरटीजीएस जो है वो कॉन्टीन्यूसली प्रोसेस होता है, जबकि नेफ्ट जो है वो ट्रांजेक्शन को बैचेस में सेट करके रखता है और उसी के अकॉर्डिंग वो उसको सेटल आउट करता है।
उसके बाद ई बैंकिंग हमने पढ़ा, तो ई बैंकिंग के कुछ बेनिफिट्स भी ऑफ कोर्स होंगे, तभी ये मार्केट में आया है। तो बेनिफिट्स कस्टमर के लिए भी है, बैंक्स के लिए भी है। तो सबसे बड़ी बात करते हैं कस्टमर के लिए। तो ई बैंकिंग की सबसे अच्छी बात है कि 24/7 जो फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करता है। किसी दिन संडे नहीं, कोई फेस्टिवल नहीं, हर दिन ये आपका सर्विस जो है वो प्रोवाइड करेगा। सेकंड क्या है, कस्टमर कैन मेक ट्रांजेक्शन फ्रॉम ऑफिस और हाउस, ऑफिस से जब ट्रेवलिंग कर रहा हो, टेलीफोन से, मोबाइल से, कहीं से भी ट्रांजेक्शन जो है वो आसानी से कर सकता है। और इसमें कस्टमर को बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है क्योंकि वो उसमें अनलिमिटेड एक्सेस होता है, ग्रेट सिक्योरिटी होती है, और सबसे बड़ी बात बैंक नहीं जाना पड़ता। ये बहुत अच्छी बात है। तो कस्टमर को भीड़ भाड़, लाइन में एंड ऑल, तो इन सबसे वो बच जाते हैं। उसके बाद बैंक्स को क्या फ़ायदा है, बैंक को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ई बैंकिंग लोअर्स द ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ई बैंकिंग की वजह से उनका ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम। अभी ये सोचो ना, ई बैंकिंग ना हो तो बैंकों में आप खुद नहीं सोच सकते कि आपका ना इतनी भीड़ होगी जैसे नोटबंदी में हुआ करता था, तो उसी तरह की सिचुएशन बनने के लिए। और ऑफकोर्स जब इतने सारे लोग हैं तो उनके पास वर्कर्स भी ज़्यादा चाहिए, वर्कर्स चाहिए तो उनको सैलरी देनी पड़ेगी, सैलरी पर देनी पड़ेगी तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट बढ़ेगा। तो इस वजह से उनका ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्या होता है, लो हो जाता है। जो भी लोड होता है ब्रांचेस पे वो रिड्यूस हो जाता है क्योंकि आपका जो डाटाबेस है सारा सेंट्रलाइज कर दिया जाता है। ई बैंकिंग प्रोवाइड्स कॉम्पिटेटिव एडवांटेज टू द बैंक, एड्स वैल्यू टू द बैंकिंग रिलेशनशिप। बैंकिंग की रिलेशनशिप मतलब एक बैंक दूसरे बैंक से किस तरीके से कनेक्ट हो, ये सारे के सारे जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आए हैं ये ई बैंकिंग के इंट्रोडक्शन के बाद ही आए हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा ये चैप्टर जो 2 पार्ट में बटा हुआ है, बेसिकली बैंक और इंश्योरेंस। तो बैंक वाला पार्ट तो हमने अभी कर लिया और नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड पार्ट करेंगे इंश्योरेंस वाला, तो उसको भी आप अच्छी तरीके से करिए। और